Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's The Hindu News Analysis. Today is 26th August 2023. So in today's session I will discuss the most important news from your examination point of view. Now we come to the first news, that is Governor threatened President rule amid face off with मान. ठीक है, तो बेसिकली दिस न्यूज इज रिलेटेड टू द पंजाब गवर्नमेंट. ठीक है, तो वहां के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं. आप देखो कि पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है. पंजाब में गवर्नमेंट जो है दैट इज ऑफ आम आदमी पार्टी. ठीक है, और गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंटर में किसकी सरकार है, बीजेपी की है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की. तो जहां पर अपोजिशन पार्टी की सरकार होती है स्टेट में, गवर्नर तो सारे सेंटर ही अपॉइंट करता है. सेंटर इन द सेंस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, और प्रेसिडेंट जनरली बिलोंग करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को या उस पार्टी को जिसमें जिसकी की सरकार होती है. आल्दो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक इम्पार्शियल ऑफिस होता है, बट जनरली एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पर जो बनवारीलाल पुरोहित जी हैं, इनके कंटेंशन ये है, दे हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेरीज फ्रॉम चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, who is the chief minister of Punjab. ठीक है, to reply on his queries, failing which he would send a report to the president about failure of constitutional machine mechanism in the state under article 356. तो बनवारीलाल पुरोहित जी, उनकी कंटेंशन ये है कि उन्होंने कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं से सीएम भगवंत मान जी से, और उनको उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले हैं. अब वो कह रहे हैं कि इफ यू विल नॉट गिव मी द सेटिस्फैक्ट्री आंसर, then I will send a report to the president regarding imposition of president rule in the state of Punjab. अब हम समझते हैं कि what is this president rule. So now we come to this point. So basically president rule is the part of emergency. Emergency हमारे देश में तीन प्रकार की होती है. emergencies तीन प्रकार की हैं. फर्स्ट इज नेशनल emergency, second is state emergency, third is financial emergency. We are not concerned here with national emergency or financial emergency, rather we will only discuss state emergency because this is our point, relevant point here. But for your information I am going to tell you नेशनल इमरजेंसी से संबंधित प्रोविजंस आर्टिकल 352 में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टेट से 356 में दिए गए हैं, और फाइनेंशियल से आर्टिकल 360 में दिए गए हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ 356. स्टेट इमरजेंसी का ही दूसरा नाम है प्रेसिडेंट रूल. नाउ व्हाट इज दिस प्रेसिडेंट रूल. तो बेसिकली आर्टिकल 356 कहता है व्हेन प्रेसिडेंट either upon the report of governor or otherwise, वर्ड अदरवाइज भी लिखा हुआ है आर्टिकल 356 में, is satisfied that the administration of state is not being carried out in accordance to the provisions of constitution, then in those circumstances president can impose president rule or state emergency in the concerned state. ठीक है, तो अब यहां पर स्टेट इमरजेंसी लगने की दो ग्राउंड हैं. पहला क्या है, रिपोर्ट ऑफ गवर्नर,
दूसरा है अदरवाइज। अब ये अदरवाइज का मतलब क्या है? अदरवाइज का मतलब है बाय एनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है? किसी भी और इंफॉर्मेशन से अगर उसको जानकारी मिलती है कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब तो जो हमारे बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, वो इस गवर्नर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या गवर्नर के क्वेश्चन का आंसर ना देना या गवर्नर के क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिले से देना, will it amount to the situation that would violate the constitutional rules, or can we say that if the uh, chief minister is not giving answer to the question asked by the governor of the concerned state, so will it amount to failure of constitutional machinery? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली या एक्सप्लिसिटली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है? और इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ना ही इस पर अभी तक कोई केस लॉ है। इसके रिगार्डिंग कुछ जनरल प्रोविजंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो बेसिकली क्या होता है, एक टर्म होती है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये एक टॉपिक भी होता है आप लोगों का। सेंटर स्टेट के जो है रिलेशन होते हैं, अब वो रिलेशन होते हैं, एक होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एक होते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एक होते हैं फाइनेंशियल रिलेशन। तो ये जो रूल फॉल करेगा, इट विल फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, एंड इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू अवॉइड बाय दोज डायरेक्शंस। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट उन डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट मींस प्रेसिडेंट के पास ये रूल है कि ऐसा माना जाएगा, वो आर्टिकल है 365। ऐसा माना जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 365 that the administration of state is not being carried out in accordance to the provisions of the constitution। तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन यहां पर जो आज की न्यूज है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही इस पर कोई केस लॉ है जिसमें कि अगर चीफ मिनिस्टर गवर्नर के कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, तो इट विल फॉर्म अ ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इट विल फॉर्म अ ग्राउंड ऑफ imposition of state emergency in the concerned state। So this is, I discussed with you all the relevant aspect of this news। Now we come to second news। PM degree रो SC जंग केजरीवाल प्ली अगेंस्ट डिफामेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ our prime minister Shri Narendra Modi ji, and some remarks were made by the Arvind Kejriwal ji in this regard, and one of the other leader of Aap Aadmi Party, that is Sanjay Singh, who is also the member of parliament। So यहाँ पर जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया है, ठीक है, डिफामेशन का। और अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राहुल गांधी पर भी डिफामेशन का एक्शन हुआ था, लेकिन उनकी कन्विक्शन को स्टे कर दिया गया है। तो ये भी अरविंद केजरीवाल जी उस प्रोसीडिंग को स्टे कराना चाहते थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया है। डिफामेशन हम कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, बट आई एम टेलिंग यू सम रिलेवेंट प्रोविजंस। डिफामेशन एक ऑफेंस भी है सेक्शन 499 आईपीसी में, और इसका पनिशमेंट है सेक्शन 500 में। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट इज 2 years, ठीक है? और इट इज आल्सो अ सिविल रॉन्ग अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। तो यहाँ पर जिस पर्सन की डिफामेशन होती है, उसके पास राइट है कि वो 2 केस ला सकता है, पहला सिविल और दूसरा क्रिमिनल।
सिविल में क्या होगा, सिविल में कंपेंसेशन मांगेगा वो, मतलब पैसे मांगेगा। और क्रिमिनल में वो जो भी एक्यूज पर्सन है उसको सजा मांगेगा, मतलब क्रिमिनल डिफामेशन में एक्यूज पर्सन को सजा होती है और सिविल डिफामेशन में जो डिफेंडेंट है वो जिस पर्सन की डिफामेशन करी है उसको पैसे देता है। जो अमाउंट है, अमाउंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द पर्सन whose defamation was committed, ठीक है। Now we come to next news, that is the war of words over services intensifies, आतिशी says not all power rests with LG। तो ये कंट्रोवर्सी है। अभी पर क्या था कि दिल्ली में अमेंडमेंट हुआ है जिसमें क्या हुआ है कि जनरली दिल्ली में एक इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और जनरल रूल ये होता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ऑफिसर्स जो हैं, दे वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन रिसेंटली देयर वाज अ बिल, पहले एक ऑर्डिनेंस बना, ठीक है, जिसका नाम था पहले सिविल सर्विस ऑथोरिटी, ठीक है, ऑर्डिनेंस था पहले ही, लेकिन अब ये एक कानून बन गया है बिकॉज इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं इसके, कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर थी उनको रिड्यूस कर दिया गया है। अब यहां पर क्या बनेगा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस ऑथोरिटी एक बॉडी बनेगी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब सरकार के एम्प्लॉय, और एक होंगे हमारे सीएम साहब। अब यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे दिस विल बी टेकन बाय द मेजोरिटी। तो अगर कोई डिसीजन लेना है उस पर जो हमारे दो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर वो उस पर एग्री होते हैं और सीएम साहब एग्री नहीं होते हैं तो सीएम साहब उस डिसीजन के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यानी कि सीएम साहब की बात नहीं मानी जाएगी और बात जो मानी जाएगी वो ब्यूरोक्रेट्स की मानी जाएगी। इसका कॉन्सिक्वेंसेस किस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, ये ऐसे देखा जा रहा है कि जो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करती है और उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं चीफ मिनिस्टर, तो उनकी बात नहीं मानी जा रही। इसका मतलब क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि वो बिल आ गया है तो यहाँ पर जो सिविल सर्विस ये मिनिस्ट्री है वो अतिशी देख रही है, ठीक है, सर्विस मिनिस्टर हैं अतिशी जी, ये इसको देख रही हैं। तो अभी यहाँ पर फिर से एक कंट्रोवर्सी हुई है, इन्होंने कुछ ऑर्डर पास करे लेकिन उनका कंप्लायंस कंसर्न्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने नहीं किया। अब इस बिल को, इस एक्ट को इन्होंने चैलेंज किया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया है कि आप अपनी प्ली को अमेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली प्ले जब दी गई थी तब क्या था, ये एक बिल था या एक ऑर्डिनेंस था, लेकिन अब ये एक एक्ट बन गया है। तो इसके बनने के बाद सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द पेटिशन that was sent to the that was challenged before honorable supreme court. So now honorable supreme court has allowed certain changes in this petition. We will see what will be the decision of honorable supreme court in this regard. यहाँ पर ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जनरल बात बता रहे हैं। यूज मेट्रो, लीव होम अर्ली फॉर एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, पुलिस एडवाइजरी फॉर G20 समिट। तो G20 समिट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। G20 समिट हमारे देश में हो रही है दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को, तो उसके रिगार्डिंग कुछ एडवाइजरी ज्वाइन किया है। लेकिन G20 जब हो जाए तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे आपके लिए, आप उनको जरूर पढ़ लेना। Now we come to next news. UP ex-minister wife freed from jail after 16 years as SC declines to stay release। अब हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली जो हमारे यूपी में एक मिनिस्टर थे जिनका आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है, अभी तो ये थे अमन मणि त्रिपाठी जी, और इन्होंने, अमर मणि त्रिपाठी जी इनका नाम है, एज इनकी 66 ईयर हो रही है। तो इन पर एलिगेशन थे कि इन्होंने एक
लेडी थी, एक फीमेल थी, उसका मर्डर किया था, ठीक है? ऐसे इन पर एलिगेशन थे। बाद में इनका कन्विक्शन हुआ और कन्विक्शन के बाद इनको और इनकी वाइफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई। कौन सी पनिशमेंट दी गई? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जनरल रूल लाइफ इम्प्रिजनमेंट का होता है कि जिस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है वो आखिरी सांस तक जेल में रहेगा, ऐसा रूल होता है, ठीक है? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है और इसका एक एक्सेप्शन है रेमिशन। अब ये रेमिशन क्या है? रेमिशन का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है और उस पर्सन का बिहेवियर अच्छा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर वर्ड लिखा गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, वो उसको छोड़ सकती है, ठीक है। कंडीशन क्या है? उसका बिहेवियर अच्छा रहा हो, ठीक है, और उसने एटलीस्ट 14 ईयर की सजा को काट लिया हो, ठीक है। रेमिशन से संबंधित प्रोविजंस जो हैं हमारे सेक्शन 432 सीआरपीसी में दिए गए हैं, ठीक है। अब सेक्शन 432 कहता है कि अगर किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है और उसने 14 ईयर की सजा को काट लिया है और उसका बिहेवियर अच्छा रहा है, then it is the discretion on the part of the concerned government, means the appropriate government, be it state government or the central government, कि उसको उसको रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यूपी में इनको रिलीज किया गया है और इन दोनों ने अपने अपने टर्म के 16 ईयर काट लिए थे, ठीक है। जेल इम्प्रिजनमेंट में मतलब जेल में 16 ईयर ये रहे हैं, अब इनको रिलीज किया गया है। सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल द रेमिशन पॉलिसी, ठीक है। तो रेमिशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन ट्रांसजेंडर है या ट्रांसजेंडर है या वुमेन है, ठीक है, और जिनकी एज 50 ईयर हो गई है या उससे अबो हो गई है, या कोई पर्सन मेल है जिसकी एज 60 या अबो हो गई है और उन लोगों ने अपनी पनिशमेंट का 50% जो है वो पनिशमेंट काट लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है तो 50% हम कहां से काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, ठीक। तो यहां पर जनरल रूल ये है, आईपीसी में तो इसका प्रोविजन दिया गया है, वो कहता है कि भाई 20 साल तक माना जाएगा, लेकिन क्योंकि आईपीसी 1860 की बनी थी तो वो इंटरप्रिटेशन एक लॉजिकल नहीं है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जो एक पर्सन की एज होती है, ह्यूमन बीइंग की एज होती है, वो अराउंड 60 है ना, होती है और फीमेल की एज 64 है, ठीक है। तो ये डेटा के हिसाब से मैं एज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और ये केवल जो गवर्नमेंट डेटा उसके हिसाब से एज बता रहा हूँ, जनरल नहीं है कि भाई कोई पर्सन 60 का ही डेथ हो जाए। डेथ इससे पहले भी हो सकती है और डेथ इसके बाद भी हो सकती है, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेंसी एज लेकर चलते हैं, ठीक है। अब सपोज किसी पर्सन ने 45 ईयर की एज में ऑफेंस करा, ठीक है, और 45 ईयर की एज में जब उसने ऑफेंस करा और 5 साल सपोज उसका ट्रायल हुआ, ठीक है, तो अब उसकी एज हो गई 50, ठीक है, और 50 के बाद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। तो लाइफ इम्प्रिजन तो कहता है कि टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ वो जेल में रहेगा, लेकिन यहां पर अगर उसने 15 साल या 16 साल काट लिए तो फिर ये देखा जाएगा कि कितना उसने सजा काट ली। तो इसका मतलब क्या है, 50% सजा की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो 80 जीता, अगर उसकी एज 80 होती, लाइफ एक्सपेक्टेंस के हिसाब से 60 है, लेकिन चलो मान लिया अगर वो 80 जीता तो उसका आधा यानी कि 50% तो उसने सजा काट ली। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली चैलेंज्ड है या उसमें 70% डिसेबिलिटी है, तो ये डिसेबिलिटी डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि डिसेबिलिटी कितनी है, या कोई पर्सन टर्मिनली इल है और
उसने अपनी सजा का 66% काट लिया है, तो उसको भी रिलीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अमरमणि त्रिपाठी जी और इनकी वाइफ का केस है, वो टर्मिनली इल की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके हिसाब से उन्होंने अपनी इतनी जेल टर्म को काट लिया है, ठीक है। एंड नाउ ही इज एंटाइटल्ड फॉर द रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ रेमिशन। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन पुअर है और उसने अपनी सारी सजा को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो फाइन नहीं दे पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई पर्सन है और उसने कोई ऑफेंस किया है 18 से 21 की एज में, ठीक है, और उस पर्सन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उस क्राइम के अलावा, और उसने अपनी 50% सजा को काट लिया है, तो वो पर्सन भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता है रेमिशन के लिए। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द रेमिशन। नाउ वी कम टू दिस कावेरी डिस्प्यूट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहां से जो क्वेश्चन आपको आता है, बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो केवल ये पूछता है कि जो कावेरी डिस्प्यूट है वो किन किन स्टेट के बीच में है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। कावेरी जो डिस्प्यूट है वो तमिलनाडु, ये इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुदुचेरी के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कोई डिस्प्यूट होता है तो इससे संबंधित प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो इसके लिए आप रेफर करेंगे आर्टिकल 262 और 263, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। अब इस वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 1990 में एक ट्राइब्यूनल बना था, ठीक। बट दिस डिस्प्यूट वाज नॉट कंप्लीटेड so far, और दिस डिस्प्यूट वाज नॉट एडजुडिकेटेड बाय द कंसर्न ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो अभी फिर से ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब डिस्प्यूट होता क्यों है? डिस्प्यूट जब होता है कि मान लिया एक स्टेट ने, मान लिया कर्नाटका ने ये कहा कि वो कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करेगा तमिलनाडु के फेवर में, लेकिन अगर तमिलनाडु के फेवर में नहीं किया तो इसने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर डिस्प्यूट कहां जाएगा? डिस्प्यूट पहले तो ट्राइब्यूनल देखेगा और फिर उसके खिलाफ अपील कहां चली जाएगी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या मांगा है? रिपोर्ट मांगी है कि भाई इसके क्या स्टेटस है, उसकी आप रिपोर्ट मुझे दीजिए। अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, मैंने देखा है इसको क्वेश्चन को कई बार, कि जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है वो किस किस स्टेट के बीच में है। तो मैं स्टेट में देखो आप, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुदुचेरी, ठीक है। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन जी जो है G20 के समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लें। हो सकता है कि विच प्रेसिडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द और G20 समिट, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम अगेन विद द नेक्स्ट द हिंदू न्यूज एनालिसिस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।